हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीबी स्टार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जल्दी ही आपके आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अपना एफर्ट्स बढ़ा दीजिएगा। तो अपन शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स के 20 बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विथ डीप एक्सप्लेनेशन। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्न में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खिंचा हुआ धनुष, चलता हथौड़ा, बहता हुआ पानी, चली हुई गोली। तो गतिज ऊर्जा कहाँ होगी? जहाँ पर आपको गति दिखाई देगी, गतिज ऊर्जा नहीं है। चलता हथौड़ा, तो हथौड़ा चल रहा है, वहाँ गति हो रही है, तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा होगी। पानी बह रहा है, गति हो रही है, गतिज ऊर्जा होगी। चलती हुई गोली, वहाँ भी होगी। तो यानी जहाँ गति होगी वहाँ गतिज ऊर्जा होगी, जहाँ गति नहीं होगी, वस्तु क्या है, स्टेबल है, स्थिति में है, तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा होगी। तो खिंचा हुआ धनुष, आपने धनुष खींच लिया तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा स्टोर हो गई, स्थितिज ऊर्जा। आप छोड़ देंगे तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो खिंचे हुए धनुष में आपकी गतिज ऊर्जा नहीं होगी, बल्कि आपकी होगी स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा खिंचा हुआ धनुष। ये ऊर्जा के ही दो रूप होते हैं, गति के कारण होती है गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु की स्थिति के कारण होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों? ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? वो आप गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। वो अपने शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं। और दूसरी तरफ ऊनी कपड़ों के बीच में वायु भर जाती है। तो वायु क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। वो एक लेयर का काम करती है, आपके शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ऊन क्या होती है, कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। उनसे सही का तापमान बढ़ जाता है, ये फालतू की चीज़ें हैं, ये नहीं होगा। ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करता, ये भी नहीं होगा। ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा आपका, ऊन क्या होती है, कुचालक होती है, इसलिए आपके शरीर को क्या रखती है, गर्म रखती है। और दूसरी तरफ ऊन में क्या होती है, वायु भर जाती है, तो वो कुचालक होती है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने देती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा या विद्युत धारा की इकाई पूछे या ऐसा इकाई पूछे तो आपका आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है, एम्पियर। ओम किसकी ऐसा इकाई है, ओम आपकी प्रतिरोध की है। ये भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो का और अच्छे से एनालिसिस पाना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सेपरेट प्लेलिस्ट में जाकर अपने वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे अब मैंने ये सब कुछ समझा के रखा हुआ है। तो ओम आपका होगा प्रतिरोध का मात्रक, वोल्ट आपका विभवांतर का मात्रक होता है, और वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे हैं कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। माउंट एवरेस्ट पर, शिमला में, समुद्र की गहराई पर, समुद्र तट पर। तो देखो अपन इसको कैसे समझेंगे। चावल को पकाने में अधिक समय वहाँ लगेगा जहाँ क्वथनांक उसका क्या होगा, कम होगा। तो अपन समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, दाब घटता है। दाब घटता है, साथ साथ क्वथनांक भी घट जाता है। जैसे समुद्र तल पर अगर किसी वस्तु का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो ऊंचाई पर जाकर वो 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर समुद्र तल पर आप भोजन को पकाएंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा, फिर वो भाप में बदलेगा, फिर वो गर्म नहीं हो पाएगा, पकेगा नहीं खाना। लेकिन एवरेस्ट पर 60 डिग्री के बाद ही आगे टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऊंचाई पर बढ़ने पर होता क्या है, दाब आपका घटता है, साथ में क्वथनांक भी घट जाता है। क्वथनांक घटने का तात्पर्य यह है कि भोजन को पकने में समय लगेगा। इसलिए जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर भोजन पकाने में समय लगता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ऊंचाई पर कौन होगा, सबसे ऊंचाई पर होगा आपका माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर भोजन को पकाने में सबसे अधिक समय लगेगा, क्योंकि क्वथनांक घट जाएगा, वहाँ पर दाब घट जाएगा। और समुद्र की गहराई पर सबसे कम समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण से किस प्रकार संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का GY6 सॉरी कितना है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए होगा। इस पर आधारित और भी कई टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे वो पूछते हैं कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, 60 kg है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 kg है, तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार कितना होगा, तो 60/6 यानी 1/6 कर देंगे इसका अपन, तो हो जाएगा 10 kg। तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार सिर्फ 10 kg रहेगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू कम है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति आंखें साफ साफ देख सकते हैं, तो जो उसका दोष है वही देख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष है तो दूर का साफ साफ देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का साफ साफ देख सकते हैं। तो आपके दूरदृष्टि दोष वाली आंखें देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं और उसको उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि वो दूर की वस्तुओं को तो साफ साफ देख रहा है, उसे पास की वस्तुओं को देखना है। तो पास की वस्तुओं के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है, यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 10⁻16 मीटर या 10⁻13 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष में तारों के बीच की दूरी, ग्रहों के, नक्षत्रों के बीच की दूरी को अपन मापते हैं। तो थोड़ा फास्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी 8 ही क्वेश्चन कर पाए हैं अपन ने। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर। निकट बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है। अगर 25 से आप पास लाएंगे तो देखने में कठिनाई होगी, 25 से दूर ले जाएंगे तो होगी। 25 सेंटीमीटर पर आप किसी वस्तु को रख कर देखते हैं तो वो एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, वही होती है आपकी स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी, और उसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगें किस में से नहीं गुजर सकती, तो आपकी जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो कैसी तरंगें होती हैं, वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। इसके जो ध्वनि तरंगों के जो कण हैं वो माध्यम के कणों के समांतर चलते हैं। इस प्रकार से आपकी तरंग चल रही है, माध्यम के साथ ही चलते हैं आगे पीछे। इसमें आपके संपीड़न और बेलन की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, निर्वात में नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, निर्वात, यानी अनुदैर्घ्य तरंगें या ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं। वो ठोस, द्रव, गैस में चल सकती हैं। सबसे ज़्यादा किस में चल सकती हैं, सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में। यानी उनकी चालों का अगर क्रम पूछा जाए तो अनुदैर्घ्य तरंगें या ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में। तो इससे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपकी जो प्रकाश तरंगें हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि अदिश राशि है, उसमें से बताओ कौन सी अदिश राशि है। संवेग, ये सभी, ऊर्जा, बलागु। तो अदिश राशियाँ कौन होती हैं, सदिश राशियाँ कौन होती हैं, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा निर्वात। निर्वात में अनुदैर्घ्य तरंगें नहीं गुजर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। एक व्यक्ति जिसको दीर्घ दृष्टि दोष है उस कौन से चश्मे का उपयोग करता है वो, तो पहले आपको समझना पड़ेगा। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब वो दूर की वस्तुएं साफ देख पा रहा है, जो दोष है वहाँ की साफ देख लेता है। दीर्घ दृष्टि दोष है मतलब दूर की वस्तुएं वो साफ देख पा रहा है, पास की वस्तुएं साफ नहीं देख पा रहा है। तो पास के लिए आपको लगता है उत्तल लेंस, उसे पास का देखना है, स्पष्ट दिखे तो उत्तल लेंस। अगर वो दूर का देखना चाहता है तो उसको लगता है अवतल लेंस। यानी अगर उसको निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट की तो साफ देख पा रहा है, दूर की साफ नहीं देख पा रहा है, तो दूर के लिए लगेगा अवतल लेंस। तो इस टाइप से आप खुद से थोड़ा फैक्टर बना सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बस सहसा मुड़ती है तथा बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है तो इसका क्या कारण है। जब बस मुड़ती है और यात्री उसमें गिरता है तो वो किसके कारण गिरता है, जड़त्व के कारण।
यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व। जड़त्व क्या है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। जैसे बस में बैठा व्यक्ति स्थिर ही रहना चाहता है, लेकिन अब ब्रेक लगाएंगे आप या एकदम स्पीड में बढ़ा देंगे या मोड़ेंगे तो वो गति की अवस्था में आ जाएगा, तो बल लगा यानी जड़त्व हो गया आपका। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छांटे हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। अरे एक बार में समझ में ना आए तो दूसरा देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो आपकी ऊर्जा किससे संबंधित है, आपकी ऊर्जा संबंधित है उसकी आवृत्ति से। आपकी ऊर्जा संबंधित है प्रकाश की आवृत्ति से। तो प्रकाश में एक स्पेक्ट्रम होता है, जो आपका दृश्य प्रकाश होता है उसमें आपके 7 रंग होते हैं। विव ग्योर क्या होता है आपका, विव ग्योर होता है, ठीक। ब्लू इंडिगो, ब्लू सॉरी वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हिंदी आप लोग जानते हैं। तो आपका ये किसका बढ़ता क्रम है, ये आपका तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य। और अगर इसमें आपका पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, लाल की, क्योंकि आपका विव ग्योर है, ये आपका तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी, और नील इसकी ब्लू वायोलेट बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। और तरंग दैर्घ्य के उल्टा होता है आपका आवृत्ति, यानी अगर लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो लाल रंग की आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। और आपका जो ऊर्जा है वो आवृत्ति से संबंधित है। ये जब आपको पता चल गया कि लाल रंग की आवृत्ति कम होगी और इसकी बैंगनी की सबसे ज़्यादा होगी आवृत्ति, यानी ये आवृत्ति का घटता क्रम हो गया। आवृत्ति होता है आपका न्यू, ये आपका आवृत्ति का घटता क्रम हो गया। तो यहाँ पे आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी है, ब्लू वायोलेट की, फिर इंडिगो की, फिर ब्लू की, यानी नीले रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तो उसकी ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि आपकी ऊर्जा का सूत्र होता है E=H न्यू, यानी जिसकी न्यू ज़्यादा यानी आवृत्ति ज़्यादा, उसकी ऊर्जा ज़्यादा। और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है बैंगनी की, लेकिन यहाँ पे बैंगनी ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नीला, यानी आपके नीले प्रकाश की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, इसकी ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, सब लोग इसका आंसर जानते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मंदक। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किसके रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा होती हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसे अपन बार बार पैदा कर सकते हैं, जो कभी नष्ट ना हो, नवीन रहे, वो हमेशा नई रहे। और अनवीकरणीय जो नष्ट हो जाए, जैसे पेट्रोल है या जो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, जो एलपीजी है, वो नष्ट हो रही है, तो ये नष्ट हो जाती हैं, जीवाश्म है। लेकिन सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन से मिलने वाली ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये कभी नष्ट नहीं होती हैं। क्यों, सूर्य की ऊर्जा कभी नष्ट हो रही है, वो तो हमेशा पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। तो वो सभी ऊर्जाएं जो हम कभी नष्ट नहीं होती उनको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। और सौर ऊर्जा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और पृथ्वी पर सभी ऊर्जाओं का जो मुख्य स्रोत है वो सौर ऊर्जा ही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सुई का पानी के ऊपर तैरना, कोई पृष्ठ तनाव, कोई भी चीज़ तैरती है तो किसके कारण तैरती है, पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव का अगर अपन परिभाषित करें तो वो होता है F/L, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। यानी पृष्ठ तनाव एक टाइप का क्या है, तनाव है, टेंशन है। यानी कोई भी सरफेस अपने टेंशन को कम करना चाहता है, अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। तो जो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल कम करेगा उसका पृष्ठ तनाव उतना ज़्यादा बड़ा होगा, उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई क्या है, कम है, तो पृष्ठ तनाव होता है ये आपका। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। तो ये सब प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं, लेकिन प्रकीर्णन के कारण है जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन मतलब सूर्य से जितने भी प्रकाश आते हैं, विवग्योर, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट, बैंगनी, ऑरेंज, जो भी, उसमें से क्या होता है, सभी रंग अवशोषित हो जाते हैं, केवल आपका नीला रंग परावर्तित हो जाता है, तो जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है।
यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल पे अगर अपन तैर पाते हैं तो किसके कारण तैर पाते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये, कि अगर अपन किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी अपन पर उल्टा बल लगाती है। यही है जब अपन पानी पर बल लगाते हैं तो पानी भी अपन को आगे की ओर बढ़ाता है, पीछे की ओर धक्का देते हैं तो पानी अपन को आगे बढ़ाता है। यही आपके न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पता है आपको, वो है आपका चांदी। चांदी है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। और आप लोग एक चीज़ ये बताइए कि वस्तुओं में आवेशन किसके कारण होता है, मतलब वस्तुओं में जो आवेश होता है, प्लस आवेश है, किसी पे माइनस आवेश है, और जो विद्युत धारा पैदा होती है वो किसके कारण होती है, तो वो आपकी होती है इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के कारण। अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।